So now next unit में जा रहा हूँ, that is refraction through prism. इसमें हम लोग इक्विलेटरल शेप प्रिज्म ही लेगा। इस प्रिज्म में जो तुम तीन सरफेस देख रहे हो, कौन सा दो सरफेस तुम रिफ्रैक्शन पर्पस यूज करना चाहते हो वो पहले तुम डिसाइड करो। तुमने बोला कि सर मैं इधर से लाइट भेजूंगा और इधर से निकल जाएगा, ठीक है, तो जो ये दोनों सरफेस को तुम यूज करोगे फॉर रिफ्रैक्शन पर्पस, ये दोनों सरफेस जो एंगल फॉर्म किया, इस एंगल का नाम होगा एंगल ऑफ प्रिज्म और एक नाम रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोल सकते हो, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोल सकते हो। समझ गया? अब शायद दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहां लिख रहा हूं एंगल ऑफ प्रिज्म और एक नाम अब देखो, ये दोनों सरफेस यूज किया और इसको यूज नहीं किया। जो सरफेस अनयूज्ड, उस सरफेस का नाम होता है बेस ऑफ द प्रिज्म। जिस सरफेस को तुम यूज नहीं करते हो उस सरफेस का नाम बेस। इधर से इंसिडेंट रे आया, मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस रेयर टू डेंसर ट्रेवल किया, लाइट बैंड हुआ, बैंड होके इस बाउंड्री में आया, दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 नाम दिया। ये लाइट फिर दूसरा बाउंड्री में जो गिरा, मैं नॉर्मल ड्रॉ किया, इस बाउंड्री के लिए दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका नाम मैंने R2 रखा। डेंसर टू रेयर जा रहा है, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, PQ अगर इंसिडेंट रे, QR होगा रिफ्रैक्टेड रे, RS होगा इमर्जेंट रे। तो उस हिसाब से इस एंगल का नाम एंगल ऑफ इमर्जेंस। यही बाउंड्री के लिए अगर मैं इसका नाम लेता हूं प्रिज्म का ABC, AB सरफेस के लिए I एंगल ऑफ इंसिडेंस, R1 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, AC सरफेस के लिए R2 एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड E एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन टर्म्स ऑफ स्केल। अब देखो ये दोनों नॉर्मल को जो पीछे प्रोड्यूस कर दिया, तो ये मीट किया यहाँ पे, इस इंसिडेंट रे को सीधा जाने का इच्छा था, वो सीधा जाना चाहता था, लेकिन उसको इधर जाना पड़ रहा है। इफ यू प्रोड्यूस इट बैक, ये जो एंगल फॉर्म हुआ यही है एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेल्टा का नाम एंगल ऑफ डेविएशन। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया M। ये एंगल अगर आए तो ये कंप्लीट एंगल विल बी आई वर्टिकली ऑपोजिट, ये आई तो ये आई, ये अगर R1 तो ये एंगल हो गया I माइनस R1, ये एंगल E, ये पूरा एंगल टू E होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये अगर R2 तो ये एंगल तो होगा E माइनस R2। अब तुम जानते हो फ्रॉम ट्राइंगल QMR, इस R को यहां लिखा QMR, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल।
एक QMR ट्रायंगल में ये दोनों इंटीरियर ये एक्सटीरियर, सम ऑफ दिस इंटीरियर एंगल I minus R1 plus E minus R2 will be exterior angle. So I plus E minus common layer R1 plus R2 equal to delta, equation number 1. Next, triangle QOR, from triangle QOR R1 plus R2 plus this angle 180 degree. So I can write angle R1 plus angle R2 plus QOR angle QOR 180 degree, equation 2. Next, AQOR, ये जो क्वाड्रिलेटरल देख रहे हो, एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल ऐड करोगे तो 360 डिग्री होता है. सो फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल AQOR, उनमें से देखो AQO, A एंगल तो 90 क्योंकि ये नॉर्मल है. ARO, ये भी नॉर्मल, ये 90 प्लस 90 ऑलरेडी 180 हो गया. तो A एंगल और A एंगल मिलके another 80 होना पड़ेगा. That means angle A plus angle QOR must be 180 degree. Angle A plus angle QOR must be 180 degree. Equation 3. So from 2 and 3, if you compare 180 same, QOR same, that means angle of the prism R1 plus R2, very important relationship. That means angle of refraction in the first surface plus angle of incidence for the second surface, ये दोनों का अगर ऐड करोगे हमेशा कोई भी प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ द प्रिज्म पाओ. सब प्रिज्म के लिए एप्लीकेबल, नॉट ओनली फॉर इक्विलेटरल शेप. एवर इक्वेशन 1 गिव्स अस, यही वैल्यू तो मैं इसमें डाल रहा हूं तो क्या मिलेगा, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 का जगह में A डाल दिया, इक्वल टू डेल्टा I प्लस E is equal to A plus delta. Another relation, these two relations you have to remember. These are standard relation. I plus E, angle of incidence plus angle of emergence, ये दोनों एंगल ऐड करने से हमेशा पाओगे एंगल A प्लस एंगल डेल्टा. A एंगल और डेल्टा एंगल दोनों को ऐड करने से उतना ही वैल्यू आएगा. These two are very important relationship. कभी-कभी एग्जाम में प्रूफ भी आता है. अब देखो कि प्रिज्म का जो शेप है इसको याद रखना, शेप तो, क्योंकि बार बार प्रिज्म का शेप बना के तुम टॉपिक नहीं पढ़ पाओगे. याद रखना पड़ेगा I, R1, R2, E, इसको पीछे प्रोड्यूस किया तो डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन. फिगर तो तुम्हारा आंखों का सामने होना चाहिए. अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम एंगल ऑफ डेविएशन फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म. Angle of deviation for small angle prism. यहाँ पे स्मॉल एंगल प्रिज्म का मतलब ये नहीं है ओनली एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल, सभी एंगल स्मॉल. उस केस में इसीलिए देखो मैंने फिगर को रख दिया, कम से कम ये देख के तो तुम कम से कम समझ पाओगे. तो फर्स्ट सरफेस में प्रिज्म का फॉर फर्स्ट सरफेस जब रिफ्रैक्शन हुआ तो स्नेल्स लॉ sin I by sin R1, sin I by sin R1 is refractive index of prism material. अगर वो ग्लास का है तो ठीक है, ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर मीडियम. म्यू जी को मैं सिंपली म्यू लिखना चाहता हूं.
सिंपली म्यू लिख के रखा। सेकेंड सरफेस में, और सेकेंड सरफेस फिर से स्नेल्स लॉ लगाऊंगा। ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन R2 बाई साइन E, साइन R2 बाई साइन E, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। mu जी अगर म्यू है तो जी म्यू ए को मैं लिख सकता हूं 1 बाई म्यू, एक नंबर। 2 नंबर, सिंस angles are small, सभी एंगल स्मॉल, इक्वेशन 1 gives us sin i का जगह में i, sin r1 का जगह में r1, which is mu, i equal to mu r1. इक्वेशन 2 gives us sin r2 by sin e का जगह में r2 by e is equal to 1 by mu, e equal to mu r2. अब हम लोग क्या जानता है, we know a plus delta equal to I plus e, ये फॉर्मूला हम लोग सीख लिया। a plus delta I का जगह में mu r1 प्लेस कर रहा हूं, e का जगह में mu r2 प्लेस कर रहा हूं, mu कॉमन ले लिया, r1 plus r2, a plus delta. Now tell me r1 plus r2 is nothing but a, ये भी फॉर्मूला प्रूव किया था। तो therefore delta equal to a common mu minus 1. Another important relationship, angle of deviation formula, but on condition angles of prisms are small. सभी एंगल छोटा है, उस कंडीशन में ये फॉर्मूला लागू होगा। इस डिराइवेशन के लिए तुमको डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है, मैंने डायग्राम बना के तुमको दिखाया। एग्जाम में डायग्राम का जरूरत नहीं है, यू कैन राइट डायरेक्टली। अब और नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसके ऊपर प्रैक्टिकल भी होता है, दैट इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मतलब कौन सा कंडीशन में ये जो डेविएशन एंगल देख रहे हो ये सबसे मिनिमम होगा। देखो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, हम लोग देखा अगर तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते जाओगे ग्रेजुअली, से मैं कुछ फिगर बना रहा हूं, सपोज तुम 30 डिग्री में लाइट इंसिडेंट कराया, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट ऐसे गया, उस समय डेविएशन एंगल हुआ 70 डिग्री। नेक्स्ट तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया, 30 था 35 किया। एक बार देखोगे प्रैक्टिकली, जब बैंड होके तुम डेविएशन देखोगे से ये 60 डिग्री में आ गया, कम हो रहा है। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओ, मान लो 35 था, 40 कर दिया। एक बार एंगल ऑफ डेविएशन तुम्हारा 60 से घट के 55 हो गया, और बढ़ाओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया, 40 से 45 कर दिया। एक बार देखा एंगल ऑफ डेविएशन से 38 डिग्री हो गया और घट गया। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओ, 50 किया। एक बार देखोगे एंगल ऑफ डेविएशन 47 हो गया, मतलब 38 था, अब फिर बढ़ना शुरू हो गया 47। एक बार और बढ़ाओ, 50 से 55, तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओ, तो डेविएशन देखो। एक बार फिर एंगल ऑफ डेविएशन 52 हो, तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते गया, एंगल ऑफ डेविएशन घटते गया, सबसे मिनिमम हुआ फॉर एग्जांपल। उसके बाद मिनिमम होने के बाद फिर बढ़ना शुरू हो गया, मतलब घट रहा है, मिनिमम हुआ, फिर बढ़ना शुरू,
इसको अगर प्लॉट करोगे, इसको अगर मैं प्लॉट करूं तो क्या नजारा देखोगे, एक पैटर्न देखोगे, ये होगा मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्सिस और ये है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। इसमें जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओगे तो तुम देखेगा एंगल ऑफ डेविएशन घटते 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 लोएस्ट होने के बाद फिर बढ़ना चालू हो जाता है। जब 70 था तो ये 55 बढ़ाया, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। एक जगह में पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस में सबसे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हुआ। तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस में एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हुआ, लेकिन अगर तुम बाकी एंगल ऑफ डेविएशन चेक करना चाहते हो, से फॉर एग्जांपल ये जो भी एंगल ऑफ डेविएशन है वो तुम चेक करो, तो डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस में I1, I2 से फॉर एग्जांपल से 40 डिग्री में जो एंगल ऑफ डेविएशन मिल रहा है, ये मान लो 70 डिग्री में वो ही एंगल ऑफ डेविएशन मिल रहा है, क्योंकि ग्राफ का पैटर्न ही ऐसा है। तार माने ऑलवेज खाली मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन को छोड़ के ऑलवेज देयर आर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, हमेशा दो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलता है, जिसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन हमेशा सेम मिलता है। किंतु मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए मिलता है, जो मैंने यहां शो किया। और ये कब होता है, इंटरेस्टिंगली एक चीज देखा गया, ये हो गया, हम लोग देखा जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाता है डेल्टा, व्हेन डेल्टा बिकम्स डेल्टा एम, जो सेटअप में होता है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, उस सेटअप में देखा गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस सेम हो जाता है। खाली यही नहीं, और एक चीज देखा गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द फर्स्ट सरफेस is equal to angle of refraction in the angle of refraction in the first surface is equal to angle of incidence in the second surface। ये दोनों भी बराबर हो जाता है। लकीली तब हम लोग उल्टा करके क्वेश्चन पूछता है, इन दिस कंडीशन तुमको मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा, इसलिए इसको बोला गया कंडीशन फॉर गेटिंग एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। जैसे मैं एक डायग्राम बनाकर समझाता हूं। मान लो इस सेटअप में तुम जब लाइट गिराया था, ऐसे गया था, ऐसे आया, नॉर्मल बनाया, सपोज इस सेटअप में डेविएशन एंगल सबसे मिनिमम है, जैसे मैं उस समय जो बनाया 38 डिग्री से सबसे मिनिमम है। इस समय क्या देखा गया, ये जो I और ये जो E, लकीली ये I जो भी से 30 डिग्री तो E भी 30 मिल जाता है। वैराज ये केस तुमने ग्लास स्लैब में देखा, प्रिज्म में तो कभी नहीं देखा, इसलिए ये भी एक इंडिकेशन है। यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर दिखाई दिया तो समझ जाना उस समय एंगल ऑफ डेविएशन तो सबसे कम है। एंड ए एंगल R1 और ए एंगल R2 ये दोनों भी इक्वल। इसका मतलब रिफ्रैक्टेड रे प्रिज्म का बेस का पैरेलल हो जाता है। प्रिज्म का जो बेस है, रिफ्रैक्टेड रे प्रिज्म का अंदर में जो है, ये दोनों पैरेलल बन जाता है। लेकिन बाकी कोई केस में रिफ्रैक्टेड रे बेस का पैरेलल नहीं होता है। ये सब इंडिकेशन फिर हम लोग उल्टा करके बोलता है जो राइट टू कंडीशंस फॉर गेटिंग मिनिमम डेविएशन। तो तुम एग्जाम में क्या लिखोगे, I इक्वल टू E, R1 इक्वल टू R2।
ये हुआ दो कंडीशन। अब इसका ऊपर बेस करके प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला आएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिराइवेशन एग्जाम के लिए। देखो सपोज क्वेश्चन हिसाब से दे रहा हूं, प्रूव दैट म्यू इज इक्वल टू साइन a plus delta n divided by 2 whole divided by sin a by 2। अब मैंने बोला बार बार प्रिज्म का शेप बनाना जरूरी नहीं है, याद तो होगा। we know a plus delta equal to I plus e। फिर हम लोग और क्या जानता है, a equal to r1 plus r2, ये जानता है। सब जगह में एंगल साइन हम दे नहीं रहा है, लेकिन वो तो तुम समझ जाते हो, सभी एंगल ही दे ही दिया। एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम अभी अभी पढ़ाया, तो आई बनता है ई एंड r1 r2 बराबर लेट इट बी r से। अब यही कंडीशन अगर मैं एक नंबर और ये दुई नंबर में डाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा का जगह में यदि मैं डेल्टा m डाल दूं, इक्वेशन 1 गिव्स डेल्टा का जगह में अगर मैं डेल्टा m डाल दूं, एक कंडीशन तो डाल दूं, तो e का जगह में मैं i डाल सकूंगा। तो डेल्टा यदि डेल्टा m बन जाए तो i बनता है e और e बनता है i, तो आई कैन राइट i plus i twice i, तो i equal to a plus delta m by 2। फिर इधर देखो एक कंडीशन में r1 r2 सेम हो जाता है, तो इक्वेशन 2 गिव्स अस एंगल a इक्वल टू r प्लस r ट्वाइस r हो रहा है a by 2। नाउ तुम कोई भी एक सरफेस में स्नेल्स लॉ लगा दो, मान लो प्रिज्म का फर्स्ट सरफेस में लगा दो, अप्लाई स्नेल्स लॉ, sin I by sin r is refractive index of glass with respect to air, ये r1 होगा फर्स्ट सरफेस में r1, लेकिन तुम जानते हो r1 तो r ही है, तो मैं लिख सकता हूं sin I by sin r, mu g को मैं सिंपली mu लिख रहा हूं, एक बार sin I का जगह में वैल्यू डाल दो a plus delta m by 2 डिवाइडेड बाय sin r का जगह में वैल्यू डाल दो a by 2, दिस इज म्यू, प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था, समझा कि नहीं, म्यू इक्वल टू sin a plus delta m by 2 डिवाइडेड बाय sin a by 2। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस यूनिट का लास्ट टॉपिक में आ रहा हूं, जिसका नाम है डिस्पर्शन। देखो डिस्पर्शन ऑफ लाइट, बेसिकली हम लोग व्हाइट लाइट लेके बात कर रहे हैं अभी। व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन, क्यों लाइट डिस्पर्स हो जाता है प्रिज्म से जाने के बाद, क्यों अपना सब कलर अलग अलग रास्ता में चला जाता है। जैसे ये जो प्रिज्म है, जब तुम मान लो व्हाइट लाइट, WL मतलब व्हाइट लाइट भेजा, व्हाइट लाइट का मतलब सातों कलर एक साथ जा रहा है, तो हम लोग देखा सातों कलर अलग अलग रूट में चला जाता है। मैंने एक्सट्रीम 2 कलर बनाया, बीच में बाकी 5 कलर है। दिस इज द स्क्रीन, फिर यहां पे रिफ्रैक्शन होगा, लाइट बैंड होगा। अब सवाल है
नीचे वाला कौन सा कलर होगा, ऊपर वाला कौन सा कलर होगा, वो आइडेंटिफाई करना। सातों कलर को एक साथ जाना था, लेकिन ये जो भी कलर है पीछे प्रोड्यूस किया, वो एंगल ऑफ डेविएशन इस कलर का मिला। अब इसको जब पीछे प्रोड्यूस किया तो ये एंगल ऑफ डेविएशन इस कलर के लिए होगा। अब कौन सा कलर क्या है अभी तक पता नहीं चला। अब देखो कॉज ऑफ डिस्पर्शन, वी नो mu equal to a plus b by lambda square c by lambda to the power 4 dot dot dot. Wavelength of red greater than wavelength of violet. जो कलर के लिए वेवलेंथ ज्यादा होता है उस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। अगेन हम लोग अभी अभी सीखा एंगल ऑफ डेविएशन फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म डेल्टा इक्वल टू a into mu minus 1, ये फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था। तो अगर मैं दो कलर के लिए लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं रेड कलर के लिए म्यू आर माइनस 1, वायोलेट के लिए a into म्यू बी माइनस 1। एंगल ऑफ प्रिज्म तो कलर का ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो तो शेप का ऊपर डिपेंड करता है, ये तो दोनों पे सेम होगा। अब तुम चेक करो म्यू आर अगर म्यू बी से कम है, म्यू आर अगर कम, ये दोनों में a सेम माइनस और सेम, म्यू आर जो भी कम म्यू बी से तार माने डेल्टा आर लेस देन डेल्टा बी, तार माने डेविएशन एंगल फॉर रेड कलर लेस होना चाहिए वायोलेट का कंपैरिजन में। अब तुम देखो ए एंगल ऑफ डेविएशन कम है तो गारंटेड ये रेड ही होगा, यही है एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड, और ये एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है इसका मतलब नीचे वाला जो देख रहे हो ये वायोलेट होगा, एंड दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायोलेट कलर। अभी मैं तुमको बताया था ये जी और सातों कलर ही आएगा, 7 कलर स्क्रीन में डिफरेंट जगह में तुमको दिखाई देगा। ये सातों कलर का जो मीन कलर येलो कलर, अभी मेरे पास येलो कलर पेन तो नहीं है तो मैं रेड कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये येलो है। ये जो मीन कलर उसको अगर मैं बनाता हूं, ये देखो येलो, इसको येलो कलर कंसीडर कर लो। तो चेक करो येलो कलर, ये येलो लिख दिया, येलो कलर के लिए मैंने दिखाया, उसका एंगल ऑफ डेविएशन को येलो बोल के नाम लिखता नहीं है, मीन कलर के लिए सिंपली डेल्टा लिखता है, ओनली डेल्टा, माने वो एवरेज कलर के लिए। अब यहाँ पे दो चीजें आएगा, एक है एंगुलर डिस्पर्शन, माने कलर जो डिस्पर्स हुआ, डिस्पर्स्ड कलर का बीच में क्या एंगल है उसको नाम दिया एंगुलर डिस्पर्शन। तो देखो एंगुलर डिस्पर्शन, तो व्हाइट लाइट के लिए रेड और वायोलेट ये दोनों कलर का बीच में जो एंगल है, ये एंगल को अगर मैं थीटा लिखूं, ये रेड कलर वायोलेट कलर दोनों पीछे प्रोड्यूस किया तो मान लो यहां मीट किया, ए जो एंगल तो थीटा देख रहे हो, दिस थीटा इज नथिंग बट, अगर ए एंगल को चाहते हो माने ए एंगल को चाहते हो, ए एंगल तार माने डेल्टा भी से डेल्टा माइनस कर दो, it will be delta v minus delta r. It is the angular dispersion between which two color? It is the angular dispersion for red and violet. अगर मान लो एग्जाम में ऐसा बोला what is the angular dispersion between orange and red, तो orange और red का मतलब orange कलर का जो होगा एंगल ऑफ डेविएशन, तो किससे किसको माइनस करोगे, डेल्टा ऑरेंज माइनस डेल्टा रेड, जो दो कलर का बीच में बोला जाता है वो दो कलर का एंगल ऑफ डेविएशन सब्ट्रैक्ट करोगे तो होगा एंगुलर डिस्पर्शन बिटवीन दोस टू कलर। और जब कलर मेंशन नहीं होता है इट इज टेकन एज ग्रांटेड एंगुलर डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट के लिए एक्सट्रीम टू कलर्स दैट इज वायोलेट और रेड ही कंसीडर किया जाएगा।
Now you know delta V माने A into mu V minus 1, delta R माने A into mu R minus 1. ये फॉर्मूला थोड़ा देर पहले लिखा था. A कॉमन ले लिया mu V minus mu R, बाकी ये माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा. एंगुलर डिस्पर्शन तुमने देखा डिपेंड कर रहा है कौन सा फैक्टर्स का ऊपर, एंगल ऑफ द प्रिज्म का ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, और ये तो देख ही रहे हो कलर ऑफ लाइट अलग होगा उसका ऊपर भी डिपेंड करेगा, एंड म्यू तो जानते हो नेचर ऑफ द मीडियम का ऊपर भी डिपेंड करेगा. नाउ व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर? डिस्पर्सिव पावर जिसको हम लोग ओमेगा से लिखता है, इट इज द रेशियो. किसका रेशियो? इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन बिटवीन एनी टू कलर्स. और एनी टू कलर बोलने से तुम समझते ही हो वायोलेट और रेड. इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन between any two color, that means delta V minus delta to the माने divided by angle of deviation produced by mean color of light. अब तुम जानते हो एक्सट्रीम दो कलर वायोलेट और रेड लोगे एंगुलर डिस्पर्शन का, तो डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ डेविएशन. येलो कलर के लिए मैंने डेल्टा लिखा, येलो इज द मीन कलर. एज रेशियो, I repeat, it is the ratio of angular dispersion, rectangular dispersion between any two colors to the angle of deviation produced by mean color of light. अब जब मैं इसका वैल्यू डाल दिया, डेल्टा बी माइनस डेल्टा का वैल्यू a into mu b माइनस mu r, और डेल्टा का वैल्यू मीन कलर के लिए mu माइनस 1, a gets cancelled. That means dispersive power does not depend upon angle of the prism. Angle of the prism cancel हो गया, dispersive power angle of the prism का ऊपर डिपेंड नहीं करता है. अब सवाल यह है क्वेश्चन पेपर में वायोलेट और रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दिया जाएगा, कि तो मीन कलर के लिए दिया नहीं जाएगा. उस समय तुम क्या करोगे? उस समय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मीन कलर के लिए ये दोनों कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका एवरेज लो. ये बात याद रखना. से फॉर एग्जांपल हमेशा वायोलेट और रेड तो नहीं भी दे सकता है. अगर मैं कहूं डिस्पर्सिव पावर मुझे चाहिए, मुझे डिस्पर्सिव पावर चाहिए कौन सा दो कलर के लिए, मान लो मैंने बोला रेड एंड येलो के लिए चाहिए, ये दो कलर के लिए चाहिए, तो तुम कैसे लिखोगे डिस्पर्सिव पावर? यहां क्या लिखा था? डेल्टा V माइनस डेल्टा. तुम जानते हो रेड कलर तो हमेशा राइट साइड में है, तो तुम्हारा रेड तो है, तब डेल्टा तो यहाँ रहेगा. यहाँ पे वायोलेट था, अब यहाँ पे येलो आ गया, डेल्टा येलो आएगा. लेकिन ये जब येलो आ गया यहाँ पे डेल्टा किंतु येलो कलर नहीं होगा. अब ये दोनों येलो और रेड का जो एवरेज कलर उसका सपोज नाम भी नहीं है, नाम से मतलब भी नहीं है, तुमको वैल्यू से मतलब है, तो मैंने रेड और येलो का बीच में जो एवरेज होगा उसका वैल्यू लेना पड़ेगा. कैसे लोगे? तुम जानते हो ये करने के बाद फाइनली में ये फॉर्मूला टॉगल लिख दो. इट विल बी म्यू येलो माइनस म्यू आर बाय म्यू माइनस 1. इधर म्यू क्या लिखोगे? म्यू लिखोगे येलो का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रेड का डिवाइडेड बाय 2, एवरेज लो. और अगर कुछ नहीं बोलेगा तो वायोलेट और रेड, और उस समय मीन कलर येलो कलर, और येलो कलर के लिए कैसे निकाला जाएगा? एवरेज कर, वहां भी एवरेज कर. तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिस्पर्शन. तो ये यूनिट हमारा हो गया सेकंड यूनिट. Okay, we'll meet in the next class.